जद्दोजहद चल रही थी आईटीआई वर्सेस 10th। ठीक है, ये चल रहा था। आईटीआई वालों ने अपने फेवर में बहुत सारे ट्वीट करे, पर उन ट्वीट्स के बदले रेलवे ने अपना एक जवाब दे दिया, जिसमें कि ये था कि अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। ये जो मैंने फोटो डाला हुआ है, ये रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर पर डाला था। उन्होंने कहा कि अब या तो 10वीं पास हो, या आईटीआई डिप्लोमा हो, या एनएसी का सर्टिफिकेट हो, इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप रेलवे लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, यहां पर आपको पता होगा जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं, वो डेट्स आपकी 23/1/2025 से शुरू हो जाएंगी। अब आप कहेंगे लगभग 32,000 पोस्ट हैं, हो सकता है अभी ये 52,000 58,000 हो जाए। ठीक है, 23 तारीख, और आज कितनी है? आज अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इसमें, तो तब तक मैं आपको ये जानकारी दूंगा इस वीडियो में, ग्रुप डी का पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेबस, एग्जाम की स्टेजेस, और थोड़ी बहुत और इंपॉर्टेंट बातें कि ये जॉब है कैसी दोस्त। और 23 तारीख तक आपको करना क्या है, आपको कर लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। ठीक है, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉर्म भरने में लगेंगे, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र हो गया। आय प्रमाण पत्र अगर आप भरेंगे तो वो अपडेटेड चाहिए। आधार में कोई अगर मिस्टेक है तो उसको अभी सही करा लीजिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्त आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, यहां पर क्योंकि 23 जनवरी से जब फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, 1 महीने का आपको समय मिलेगा, उस समय आप फालतू में परेशान होंगे। अब समस्या आती है उन बच्चों के साथ जो कंफ्यूज हैं कि एज, दोस्त 18 से 33 वर्ष इसमें एज है, पर जो एज गिनी जाएगी वो गिनी जाएगी 1/7/2025 के हिसाब से। अगर 1/7/2025 को आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी कितने के यूं मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब रेलवे को उससे मतलब नहीं है। आप की जो एज गिनी जाएगी 18 से 33, वो 1/7/2025 के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि क्या क्या आपके सामने आएगा। तो दोस्त, ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस में आपके सामने मेनली 3 स्टेज आएंगी। पहला आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपको पास करना है, और ये वीडियो मेन उसी के लिए है। दूसरा होगा फिजिकल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर मेडिकल, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब फॉर्म भरें तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही करा लीजिए। फॉर्म में भी वही भरेंगे और बाद में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। अब बात आती है कि दोस्त, जो आप रिटन एग्जाम दोगे उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो एक तो ये समझ लीजिए कि 1/3 निगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एग्जाम के पैटर्न को समझ लें तो यहां पर दोस्त आप देख सकते हैं कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और 100 यहां पर सवाल होंगे। 25 नंबर की मैथ आएगी और 30 नंबर की रीजनिंग, यानी ये 55 जो नंबर हैं ये आपको लगभग 55 मिनट आपके लगा देंगे। बचे कितने? 90 में से 55 का गए, 5 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। पेपर के बीच में एग्जामिनर आएंगे, आपके साइन कराएंगे, आपसे कुछ लिखवाएंगे, आपका फोटो लेंगे, 5 मिनट उसमें लगा लीजिए, हो गए 60 मिनट। बचे कितने? 30 मिनट। इन 30 मिनट्स में आपको ये 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्त, सॉरी ये 55 क्वेश्चन करने हैं कितने मिनट में? 30 मिनट में। एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको 30 मिनट में 55 क्वेश्चन करने हैं। कब? जब आप मैथ और रीजनिंग का एक सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तब। तो आपको इस एग्जाम में स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं बता दूं कि पिछली बार लगभग 70 के आसपास, 60 से 70 के बीच में, हालांकि कुछ जगहों पर 50 से 60 के बीच में ये कट ऑफ गई थी, पर इस बार आप अपनी कट ऑफ 70 प्लस मान के चलिए। अब 70 प्लस नंबर आपके इस एग्जाम में आ रहे हैं नहीं, मैं अभी पूरा सिलेबस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बुक्स के बारे में। ये बुक्स है दिशा पब्लिकेशन की। आपको 2 तरह की बुक्स की जरूरत होगी। पहली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में ये बुक्स हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक, अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं। आप ये देखिए, आपको एक बुक तो चाहिएगी जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि फॉर्म भरने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनको कि हम PYQs बोलते हैं, उनको लगाइए। और आप देखिए कि 90 मिनट में आप इस पेपर में बैठे होते तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। इसमें आपके 2 साल बार के पेपर हैं, 2018 के भी, 2022 के भी। आपको आइडिया लगेगा कि आपके 100 में से 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है दोस्त। इसके अलावा दूसरी बुक है जिसमें कि आपको फिर कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों? हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक है। और साथ ही साथ इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि आपकी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है और GA भी है। एक ही बुक में सब है। ठीक है, कंप्लीट गाइड इसका नाम है। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक्स हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले सकते हैं, या फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं। अब जब आप बुक ले लेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो सारा सिलेबस है वो इसमें कवर किया हुआ है। अब आप कहेंगे सिलेबस क्या है? तो दोस्त, सिलेबस है कि साइंस जो है वो क्लास 10th तक की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10th तक की है, CBSE बोर्ड की। ये आपका रहा रीजनिंग का पूरा पूरा सिलेबस, ये जितने टॉपिक हैं सब।
सब बुक्स में भी मिलेंगे आपको। ये टॉपिक लिखे हुए हैं सारे के सारे कहाँ के, ये है दोस्त मैथ के टॉपिक। और इस बार आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते। बच्चों ने जैसे एएलपी में चल जाता है करंट अफेयर छोड़ दो, पर आप ग्रुप डी में नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर करंट अफेयर्स, ठीक है, इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस, ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपका ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब काफ़ी समय लेने वाली हैं, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पर काम की बात आती है। पहले मैंने आपको ये बताया, एक तो ये समझ लीजिए जो भी मुद्दा चल रहा है दोस्त 10th और आईटीआई का, इसको आप समझिए। जो भी बच्चे आईटीआई वाले हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई रेलवे ने कहा था 2018 और 2022 में भी कि हम अगली बार से आईटीआई कहेंगे कि ये लागू होगी, इसलिए आप सभी आईटीआई कर लो। सबने आईटीआई कर ली। तो अब इनका कहना है कि आप सिर्फ आईटीआई को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इससे आईटीआई वालों को ये फायदा होगा कि इनकी जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी। अब दूसरा पक्ष है 10th, मतलब पक्ष क्या, ये लोग बस रेलवे वालों ने अपना नियम निकाल दिया, बाकी 10th और आईटीआई वाले भाई भाई हैं वो आपस में कमेंट्स में लड़ रहे हैं। 10th वालों का कहना है, उनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आज तक जो एलिजिबिलिटी है वो 10th ही थी। बीच में आईटीआई भी कर दी थी, परंतु 10th शुरू से रही है ग्रुप डी के लिए। बीच में रेलवे ने कहा कि आप आईटीआई भी कर लें, तो वो मतलब ग्रुप डी के लिए आप आईटीआई कर लें, जिससे हम अगली बार आईटीआई निकालेंगे एलिजिबिलिटी, ठीक है, वरना 10th ही चली आ रही थी। अब अगर 10th ये हटा देते तो क्या होता दोस्त, जो 10th वाले हैं बच्चे, 10th बेसिस की कोई भर्ती नहीं बचती, कोई भी, ठीक है। आपकी एएलपी, आपकी टेक्नीशियन, ये सब आईटीआई मांगती हैं, ठीक है। इसमें आईटीआई लेवल की कई सारी पोस्ट होती हैं, पर 10th की तो कोई बचती नहीं, तो ये कहाँ जाते। तो आज तक 10th चलता हुआ आया है, और अभी भी रेलवे ने कहा कि नहीं, हम 10th वालों को लेंगे। 10th का मतलब क्या है 11th वाला भी 10th है भाई, 12th वाला भी 10th है, आईटीआई वाला भी 10th है, बीकॉम वाला भी 10th है, बीए वाला भी 10th है, ठीक है, और बीएससी वाला भी 10th है भाई। 10th तो सब नहीं पास कर रखी हैं। बीबीए वाला भी 10th है। तो 10th लेवल होते ही यहाँ पर रेलवे को बहुत ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलेंगे और कंपटीशन बहुत हाई मिलेगा। इसीलिए कह रहा था कि अभी से आप देख लीजिए, क्योंकि अब आपको बनानी पड़ेगी दोस्त स्ट्रेटेजी। आउट ऑफ 100 आपको 70 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, ये आपका गोल है। 70 प्लस मार्क्स कब आएंगे, जब आप अपना टारगेट 80 प्लस लेकर चलेंगे। 80 प्लस टारगेट रहेगा तो क्या होगा, जब पेपर देंगे 80 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो कट पिट के वो 70 के ऊपर आएंगे। अब मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया एक मोटी मोटी स्पीड जो कि एक नॉर्मल बच्चों की होती है, 25 नंबर की मैथ और 30 की रीजनिंग, ये दोनों मिलके बैठ गए 55, जो कि आपके 55 मिनट के अप्रॉक्स ही लेंगे। कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले आ जाते हैं तो कुछ जल्दी हो जाते हैं। प्लस 5 मिनट आप निकाल दीजिए एक्स्ट्रा कामों में, जो कमी एएलपी के एग्जाम में रह गई। बहुत से बच्चे जो कि एएलपी में पहली बार बैठे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, बिना मॉक टेस्ट दिए, और वहां पर पेपर के बाद निकल के आके कह रहे हैं कि भाई हमें समय कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि पेपर के बीच में बाकी कई सारी चीज़ें होनी है। तो 5 मिनट तो आप टोटल टाइम में से निकाल कर तैयारी करें। ये जो 90 मिनट है आप इसको 85 मिनट माने, ठीक है, इस 90 को 85 मिनट माने। तो 55 प्लस 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा हो गए। अब बचे हैं आपके पास दोस्त 30 मिनट। इस 30 मिनट में आपको साइंस भी करनी है और रीजन ये जीए भी करनी है। आप इनको 30 मिनट को बांट सकते हैं 20 प्लस 10 मिनट में, और मेरे हिसाब से ये इनफ होगा। आपको लग रहा होगा 10 मिनट में 20 सवाल, पर आप करके देखिए, जीए के सवाल आप 10 मिनट में 20 सवाल बहुत इजीली कर लेंगे, और साइंस के भी कर लेंगे, बशर्ते आप मैथ और रीजनिंग में 55 मिनट ही लगाएं, 55 सवालों में, या फिर उससे कम। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अभी से बुक लेकर तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर बहुत से बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए कंफ्यूज रहेंगे कि फिजिकल में दोस्त क्या क्या होता है। तो फिजिकल में एक तरफ होते हैं बॉयज़ और एक तरफ होती हैं गर्ल्स। बॉयज़ को 35 केजी का एक कट्टा पकड़ा देंगे, गर्ल्स को 20 किलो का एक कट्टा पकड़ा देंगे, और 1-2 मिनट में 100 मीटर जाने को कहेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत अपने शरीर को ताकत देना, खूब खाना पीना। अब मेन बात आती है जॉब प्रोफाइल। तो दोस्त मैं बहुत मतलब काफ़ी समय ही हो गया जॉब करते हुए मुझे एएलपी में, तो ग्रुप डी के बहुत सारे कर्मचारियों से मैं मिलता रहता हूं। तो अब मुझे अपने नज़रिए से क्या लगता है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप बात मुझसे ये पूछें कि इनके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं ग्रुप डी के कर्मचारियों के दोस्त, तो वर्किंग आवर यानी इनके लगभग 12 घंटे
इनके वर्किंग आवर होते हैं। बड़े स्टेशंस पे 8 घंटे होते हैं, जहाँ पर काम ज़्यादा होता है, तो भाई वहाँ पर काम भी आपको पेल के करना पड़ता है, वरना नॉर्मली हर स्टेशन पर 12 घंटे होते हैं। अब इन 12 घंटे में से जब आपकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी दोस्त, जब आपकी ड्यूटी 12 घंटे की हो जाएगी, सपोज़ आपने ड्यूटी कंप्लीट कर ली, 12 बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई, तो क्या आप 12 बजते ही घर पहुँच जाओगे? नहीं, 1 घंटा बाद में एक्स्ट्रा लगता है और मिनिमम 1 घंटा पहले लगता है। आपको अगर 8 बजे ड्यूटी पर आना है, तो 7 बजे से तैयारी करोगे ना, यानी आपके कुल मिला के कितने घंटे हो गए दोस्त? इन सबको मिलाकर हो गए आपके 14 घंटे, यानी 14 आवर आप बाहर हैं, घर से काम में हैं। बचे कितने? 10 घंटे। 10 घंटे में से दोस्त आप 8 घंटे तो सो गई, 8 घंटे तो सोओगे ही, बचे 2 घंटे, तो भाई नहाओगे भी, ठीक है? नहाना, धोना, खाना, पीना, भाई क्या 2 घंटे भी नहीं लगाओगे घर में? तो बिल्कुल ही ऐसा समझ लो, जब 12 घंटे की नौकरी चलती है, तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, ये बात समझ लेना, ठीक है? वो बात अलग है, धीरे-धीरे आप अपने हिसाब अपने को ढाल लेंगे उस नौकरी में, और जब हफ्ते में रेस्ट मिला करेगा, उसमें कुछ घूमना-फिरना हुआ करेगा, तो वो कर लेंगे, ठीक है? इतना समझ के चलिए कि काफ़ी मेहनत भरी होती है ग्रुप डी की जॉब। अगला पॉइंट हम बात करते हैं सैलरी का। सैलरी मैंने आपको पहले भी बताई और अब भी बता देता हूँ कि सैलरी यहाँ पर आपकी मोटी-मोटी 35 के आसपास पड़ेगी। ऊपर नहीं, ऊपर तो मुश्किल ही होगी, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकती है, 35,000 के आसपास। मैं समझता हूँ आज के ज़माने में 35,000 जो तनख्वाह है, वो उतनी काफ़ी नहीं है। 8वें पे कमीशन के बाद ये सैलरी बढ़ जाती, परंतु सरकार उसको ला नहीं रही है। आपकी कोई पेंशन भी नहीं होगी, ठीक है? वो बात अलग है कि आप ही की तनख्वाह से रुपए काट कर बुढ़ापे में आपको दे दिए जाएँगे। अदरवाइज़ सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं है, ठीक? और सैलरी के बाद बात करते हैं प्रमोशंस की, ठीक है? कि भई आप किसी तरह से आ गए, अब आपका आगे क्या है, भविष्य क्या है? प्रमोशन यहाँ पर दोस्त सही हैं, कोई बुरे नहीं हैं, बढ़िया हैं। जॉब के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नीचे लेवल की जॉब है, उस हिसाब से बढ़िया है। आपकी अगर अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो 3 साल मिनिमम होता है ज़्यादातर जॉब्स के लिए कि 3 साल आप पहले नौकरी करिए, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू आप निकलते हैं, तो आप अच्छे निकल जाते हैं। चौथा है कि आपकी नौकरी कैसी रहेगी वहाँ पर। तो ये बात समझिए कि मोस्टली आप किसी न किसी के अंडर में रहेंगे, चाहे वो स्टेशन मास्टर हों, चाहे वो जेईई हों, या फिर कोई और हों, आप किसी न किसी के अंडर में ही काम करेंगे। भाई मालिक तो आप वहाँ पर हैं नहीं, है ना? जो नौकरी करता है वो नौकर हुआ, ठीक? हम लोग भी हैं, तो किसी न किसी के अंडर में रहेंगे। अब हो सकता है दोस्त जिसके अंडर में हो, क्या पता वो बहुत अच्छा आदमी हो सकता है भाई वो खड़ूस आदमी हो सकता है आपकी उससे बहुत अच्छी पटे, हो सकता है आपकी उससे जाती लड़ाई हो जाए, हो सकता है वो आपको अच्छा खिलाता-पिलाता दोस्त बन जाए, हो सकता है वो आपसे हमेशा लड़ता रहे। तो पूरा तरह से डिपेंड करता है कि जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर बाकी लोगों से आपकी कैसी बनती है। अच्छी बनेगी तो अच्छे से समय कट जाएगा, बेकार बनेगी तो भाई समस्या आएगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा काम करते हुए। बाकी आपके व्यवहार पे भी डिपेंड है, आप कितने अच्छे से दोस्ती कर लेते हो दूसरों के साथ, ठीक? इस तरह से ये कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो जॉब प्रोफ़ाइल मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है? फ़ायदा क्या है? मैं आप कहोगे यार आपने तो सारी नेगेटिव चीज़ बता दी, फ़ायदा तो कुछ बताया नहीं। दोस्त फ़ायदा ये है कि एक तो आपके हाथ में जॉब आ जाएगी कि हाँ, अब आप बेरोज़गार नहीं हो, जॉब वाले हो। एक आपके सामने आगे चलकर ये भी है कि अभी आपको लग रहा होगा छोटी जॉब है, पर प्रमोशन होकर आप स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर वगैरह अच्छा बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? और तीसरी चीज़ एक आपके हाथ में जॉब हो गई, अब आप आगे की तैयारी करते रहिए बचे हुए टाइम निकालते हुए, और क्या कहते हैं, आगे निकलते हैं तो फिर इसको छोड़ के वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है? तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आदमी को खुश रहना आना चाहिए। परेशानी तो है, ये भी बात मैं मानता हूँ, परेशानी तो है, पर आपको वहाँ पर खुश रहना है, अच्छे से नौकरी करनी है, अपने आगे बढ़ते रहना, आगे की तैयारी भी करते रहनी है।